Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैकिस डेरिडा के बारे में. Now जैकिस डेरिडा is a very important thinker for नेट एग्जाम, गेट एग्जाम. जहाँ पर भी आपका पोस्ट मॉडर्निज्म टॉपिक आता है या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म टॉपिक आता है, वहाँ पर जैकिस डेरिडा बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. जैसे हम लोगों ने मिशेल फूको के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे इंपॉर्टेंट, वैसे ही हम लोग आज की क्लास में जैकिस डेरिडा के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. नाउ मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी थिंकर को जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो थिंकर को किस एक्सटेंट तक पढ़ना है ये आपको पता चलेगा जो अपने पीवाईक्यूज लगाओगे किसी भी एग्जाम के उसके थ्रू. ठीक है, क्योंकि कोई भी थिंकर जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो थिंकर का देखो कोई एंड पॉइंट नहीं है कि एक थिंकर को आप कितना पढ़ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि डेरिडा ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, किन किन बारे में बात की है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे. ठीक है, CUET PG के लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं दिया हुआ है, बट मॉडर्नाइजेशन वगैरह है तो थोड़ा बहुत देख सकते हो. नाउ दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो इंपॉर्टेंट PDFs हैं या क्लास का नोटिफिकेशन है वो सब इसी टेलीग्राम के थ्रू मिलता है. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम. ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में कि जैकिस डेरिडा को हम क्यों पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में. सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि डेरिडा जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट नहीं है. ठीक है, डेरिडा को हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ते हैं जो कि एक्चुअली सोशियोलॉजी का कोई ट्रेडिशनल थीम भी नहीं है. ठीक है, ये आज के टाइम में जो सोशियोलॉजी हम कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी देखते हैं वहाँ पर हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी या पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये सब इंपॉर्टेंट दिखता है. मैं आपको ऑलरेडी पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा चुकी हूँ चैनल पे. आई होप आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी. ठीक है ना, ये जो जैकिस डेरिडा है इन्होंने बहुत ज़्यादा यू कैन से कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे पोस्ट मॉडर्निज्म में, स्ट्रक्चरलिज्म में. सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बेसिकली हम लोग इनको कहते हैं क्योंकि ये ना फर्डिनेंड सॉसर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और फर्डिनेंड सॉसर इज़ द फाउंडर ऑफ योर स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, सो उनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसीलिए इनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है. ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है. ना इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना, 1930 में ही वॉज बॉर्न एंड 2004 में ही डाइड. सो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 साल पहले ही ये एक्सपायर हुए हैं. ही वॉज अ फ्रेंच एल्जेरियन फिलोसोफर. ये चीज़ याद रखना, ये एक फिलोसोफर की कैटेगरी में आते हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट की कैटेगरी में हम जैकिस डेरिडा को नहीं रखते हैं. ठीक है, ही डेवलप्ड the philosophy of deconstruction utilizing it in many of his text. सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो है जैकिस डेरिडा का और कीवर्ड है वो आपको याद रखना है, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन. इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी पे बहुत ज़्यादा काम किया है. क्या है ये डीकंस्ट्रक्शन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि फर्डिनेंड सॉसर, हसेल, जितने भी लोग फेनोमेनोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड थे उनसे ये बहुत ज़्यादा यू कैन से इन्फ्लुएंस थे और उनको ये बहुत ज़्यादा रीड करते थे. ठीक है, डेरिडा इज कंसीडर्ड अ मेजर फिगर एसोसिएटेड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी, ऑल्दो ही डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिसवोड द टर्म पोस्ट मॉडर्निटी. तो धीमे धीमे क्या हुआ था कि इन्होंने अपने आप को इस कैटेगरी में से रिमूव कर लिया था, बट काफ़ी ज़्यादा जब हम लोग स्टडी करते हैं ना तो इनको पोस्ट स्ट्रक्चर टॉपिक में और पोस्ट मॉडर्न टॉपिक में ही हम लोग इनको पढ़ते हैं. ठीक है, इन्होंने खुद से उसमें से विड्रॉ कर लिया था, ये अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं रखते थे. ना यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में रेपिटेडली आती हैं. अच्छा, नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में आज तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं जैकिस डेरिडा से, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो अगर आप इस क्लास को, आज की क्लास को अगर आप अच्छे से करोगे ना तो आप आराम से ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे क्योंकि कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. नाउ हाउ कैन यू रिमेंबर कीवर्ड्स, एक पेज पे बीच में आपको जैकिस डेरिडा लिखना है और फिर ऐसे ऐसे एरो बना के लाइक दिस, यहाँ पर जैकिस डेरिडा का नाम लिखना है एंड देन ऐसे एरो बना बना के एंड जस्ट यू हैव टू राइट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे डीकंस्ट्रक्शन हो गया, देन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉसर एंड हसेल, इस तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं हम इनको, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स एक तरह लिख सकते हो. तो इस तरीके से नोट्स बनाओ, बिल्कुल लाइन टू लाइन सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ पर सेंटेंस इसलिए ऐड करती हूँ गाइज, सो दैट आप बाद में इसको रीड भी करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दोबारा आपको क्लास देखना नहीं पड़ेगा. ओके, वैसे तो 2x की स्पीड पे अगर देखोगे तो इट इज़ बेटर ओनली कि आप लोग जल्दी से चीज़ों को ऐसे रिवाइज कर सकते हो. इट इज़ अ बेटर वे ऑफ लर्निंग आई थिंक, राइट.
Now, Derrida as a postmodern thinker has created a science of writing which he calls grammatology. So another important keyword that is grammatology. इन्होंने grammatology के बारे में बहुत बात किया है, ठीक है. He thinks of grammatology as science in order to distinguish it from historical studies of writing. It is clearly not a positivistic science. इन्होंने grammatology को ना एक science माना था, ठीक है, और ये कोई पॉजिटिविस्टिक साइंस नहीं थी, प्लीज रिमेंबर. इनफैक्ट ग्रामेटोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नॉलेज रैदर देन अ साइंस. तो इन्होंने इसको एक टाइप ऑफ नॉलेज बोला था, ठीक है. नॉलेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ाया था मिशेल फुको की क्लास में कि क्या होती है नॉलेज और कैसे फॉर्म होता है नॉलेज, राइट. डेरिडा इज अ फ्रेंच थिंकर हु इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. प्लीज रिमेंबर, जैसे मैंने अभी बताया, फर्डिनेंड सॉसर से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, स्ट्रक्चरलिज्म से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. बिफोर इंटरिंग ऑफ डेरिडा इन द एरिना ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, द पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स सच एज बॉडीलार्ड एंड लियोटार्ड वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट फाउंडिंग फादर. यहाँ पर ऑलरेडी इनके आने से पहले ही बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने यू कैन से एक वॉर लगा रखा था फाउंडिंग फादर्स के खिलाफ. उनको लगता था कि ये जितने भी ऑगस्ट कोंत, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ये सब जो थ्योरीज देके गए हैं ना, ये बहुत यूनिवर्सलिस्टिक हैं. तो मैंने आपको बताया है पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट जो होते हैं वो मेटा नैरेटिव्स को रिजेक्ट करते हैं, राइट. वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं उनको रिजेक्ट करते हैं, राइट. सो ये जो थिंकर्स हैं ना, बॉडरीलार्ड और लियोटार्ड, ये सब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ऐसे ही जैसे हम लोग डेरिडा को पढ़ रहे हैं, ठीक है. Now, there was a wholehearted condemnation of grand theories and meta-narratives. मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको postmodernism की क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था. Derrida gave a new turn to postmodernity and then there came post-structuralism. Derrida के आने के बाद से post-structuralism हमें आता हुआ दिखा. उसके पहले तक जितने भी थिंकर हैं, ये बॉडीलार्ड, फूको, लियोटार्ड, ये सब पोस्ट मॉडर्निटी वाले हैं, ठीक है. तो हम लोग अभी देखेंगे क्या है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डेरिडा ने स्ट्रक्चरलिज्म में क्या बोला है. एवरीथिंग वी विल सी इन टुडेज क्लास. इन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली डिमाउंटिंग बुक्स पब्लिश्ड सिंस द मिडल ऑफ 1960s, डेरिडा हैज डेवलप्ड हिज ओन पर्टिकुलर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ब्लेंड ऑफ फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, लिटरेरी एनालिसिस. इट गोज बाय द नेम ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. इन्होंने अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया हमें, दैट इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है. और इनकी जो थ्योरीज है ना वो फिलॉसफी में, लिंग्विस्टिक में, लिटरेरी एनालिसिस में भी यूज होती हैं. प्लीज रिमेंबर दिस. Now, Derrida's central theoretical concern revolves around the concept of deconstruction. In deconstruction, Derrida seeks to uncover complexities behind the very notion of meaning. He argues that the meaning of a text is never singular or fixed. Now, Derrida ने यहाँ पे deconstruction के concept में ये बताया है कि किस तरीके से हमें मीनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा. इन्होंने कहा कि जो भी मीनिंग होता है किसी भी टेक्स्ट का, ठीक है, वो सिंगुलर नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है. नाउ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी रीडिंग ऑफ एनी बुक. अगर कोई बुक मैं रीड करूंगी तो मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा उस बुक को लेके वो अलग होगा, तुम लोगों का जो पर्सपेक्टिव होगा वो अलग होगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेरिडा देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन. यानी जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना उसका एक मीनिंग, फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है. जैसे महाभारत का एग्जाम्पल ले लें. महाभारत को कितने सारे लोगों ने अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है, राइट. अलग अलग तरह से उसको, उसके इंटरप्रिटेशंस हैं जो हमें दिखाई देते हैं, है ना. तो इसी तरीके से ही टॉक्स अबाउट डीकंस्ट्रक्शन, राइट. स्ट्रक्चरलिस्ट लुक फॉर द कंडीशन विच अलाउ टेक्स्ट टू बी मीनिंगफुल एंड इट शेयर्स देयर इंटरेस्ट इन देयर रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट. कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं, जो स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, ये क्या करते हैं, ये टेक्स्ट के मीनिंग पे फोकस करते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें से हमें मीनिंग निकल रहा है. डेरिडा कहते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी में he is interested to find out how the meanings of text can be plural and unstable than fixing them to a rigid structure. डेरिडा का फोकस इस पे होता है कि कैसे जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं ना उसका मीनिंग कैसे प्लूरल है, कितने कितने तरह से उसके मीनिंग्स निकल रहे हैं और कितना अनस्टेबल है, ठीक है. किसी भी रिजिड स्ट्रक्चर या फिक्स्ड मीनिंग पे ये फोकस नहीं करते हैं, ये इस बारे में बात नहीं करते हैं, ओके. इनके हिसाब से हर टेक्स्ट का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है. जस्ट लाइक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कहते हैं कि सोसाइटी का भी एक मेटा नैरेटिव, मेटा थ्योरीज ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पे, वाई डज डेरिडा फोकस सो मच ऑन डीकंस्ट्रक्शन एंड ग्रामेटोलॉजी. क्यों इन्होंने इतना ज़्यादा इस पे फोकस किया है? तो डेरिडा वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट लोगोसेंट्रिज्म.
नाउ सबसे पहले तो समझो कि लोगोसेंट्रिज्म क्या होता है। लोगोसेंट्रिज्म इज द बिलीव दैट देयर इज अ परफेक्ट यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ थॉट दैट कैन टेल अस व्हाट इज ट्रू, राइट, ब्यूटीफुल एंड सो ऑन। लोगोसेंट्रिज्म एक तरह का बिलीफ होता है जो ये कहता है कि एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो हमें बता सकता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या ब्यूटीफुल है, ठीक है। दिस आइडिया हैज़ डोमिनेटेड वेस्टर्न थिंकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और पहले के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फॉलो होता था। इन दिस वे ऑफ थिंकिंग स्पीच हैज़ been considered better and more important than writing. Writing has seen secondary और less important. इसीलिए क्या होता था इस टाइम पे, पुराने टाइम पे, जब वेस्टर्न थिंकिंग, प्लेटो जैसे जो थिंकर्स हैं वो इस चीज़ पे, लोगोसेंट्रिज्म पे फोकस करते थे, तो क्या होता था कि ये लोग स्पीच को ज़्यादा फोकस देते थे, स्पीच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, टॉकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। अब देखो डेरिडा यहाँ पे क्या कह रहे हैं। डेरिडा बिलीव दैट लोगोसेंट्रिज्म हैज क्लोज्ड ऑफ फिलॉसफी एंड इवन अदर एरियाज लाइक ह्यूमन साइंस। डेरिडा का कहना है कि ये जो लोगोसेंट्रिज्म है ना, इसने ह्यूमन साइंस को और फिलॉसफी को बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद कर दिया है मतलब उसमें ग्रोथ ही नहीं है। एक ही थ्योरी को अगर हम यूनिवर्सल मान के चलेंगे, अगर हम एक ही बुक के एक ही मीनिंग पे स्टिक रहेंगे, तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी, राइट। इट हैज़ लिमिटेड हाउ पीपल थिंक एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। योर अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे लोग जो हैं वो लिमिट कर रहे हैं, लोग अब उतना ज़्यादा अच्छे से सीख ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक ही सच बता दिया गया है, राइट। सो थ्रू डीकंस्ट्रक्शन डेरिडा ट्राइज टू ब्रेक डाउन द आइडियाज दैट हैव कॉज्ड दिस सप्रेशन। सो यहाँ पर डेरिडा क्या कर रहे हैं, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी से ये उन सारी चीज़ों को फिर से अलग करके, ब्रेक डाउन करके और सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ही वॉन्ट्स टू फ्री राइटिंग एंड चैलेंज द ओल्ड फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। ये राइटिंग को फ्री करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड भी है कि डीकंस्ट्रक्शन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लोगोसेंट्रिज्म। नाउ एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो प्लीज रिमेंबर, ओके। थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, मैंने इजी लैंग्वेज में इसलिए आपको प्रोवाइड किया है सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम में कर पाओगे, राइट। अब देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वन ऑफ द मेन गोल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज टू फोकस ऑन एपिस्टेमोलॉजी। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाई? बिकॉज इट स्टडीज ऑफ हाउ वी नो एंड वॉट वी नो। मैंने आपको बताया ना पावर एंड नॉलेज वाली क्लास में मिशेल फुको के, कि वो कहते हैं कि कैसे सोसाइटी में नॉलेज का फॉर्मेशन होता है पावर के बेसिस पे। तो ये जितने भी पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज है ना, ये सब एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करती हैं कि कैसे जो हमें पता है वो हमें कैसे पता है, नॉलेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। स्टडी ऑफ नॉलेज इज व्हाट वी कॉल एपिस्टेमोलॉजी, राइट। अब यहाँ पर देखो और भी थिंकर्स हैं लाइक बॉड्रिलार्ड, लियोटार्ड, फुको, डेरिडा, ऑल वर्क टू फाइंड आउट व्हाट इज रियली ट्रू अबाउट सोसाइटी। ये सारे लोग इस पे फोकस कर रहे थे कि सोसाइटी में एक्चुअली में सही है क्या, ठीक है। सो वी कैन से दैट एपिस्टेमोलॉजी इज द हार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। प्लीज रिमेंबर गाइज, ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। Now, the central idea in Derrida's thought is to look deeper into things as they appear to us. Derrida का ऐसा कहना है कि हमें जो भी चीज़ जैसी दिख रही है उसके beyond जाना चाहिए. We should look deeper, right? Please remember this. He believes that the meaning we receive or understand is not always full meaning. इनके हिसाब से जो भी meaning हमें मिलती है किसी भी चीज़ से, वो कभी भी पूरी तरह से एग्जैक्ट मीनिंग, फुल मीनिंग नहीं होती है. देर इज ऑलवेज समथिंग हिडन बिहाइंड वॉट सीम्स ऑब्वियस. जो भी चीज़ हमें ऑब्वियस लग रही होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग, हिडन कुछ भी ज़रूर होता है, ठीक है. जैसे देखो, इमेजिन यू हैव अ रैश ऑन योर नेक. मान लो तुम्हारे नेक पे रैश है, ठीक है. एट फर्स्ट इट माइट लुक लाइक अ डेकोरेटिव और एस्थेटिक मार्क. उसको देख के ऐसा लग सकता है कि कोई सुंदर सा मार्क बन गया है तुम्हारे, ठीक है. तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो. इंस्टेड ऑफ गिविंग अ प्रॉपर मेडिकल डायग्नोसिस, द डॉक्टर टॉक्स अबाउट हाउ द रैश लुक्स ब्यूटिफुल, फोकसिंग ऑन रॉन्ग काइंड ऑफ मीनिंग. अब यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर उसके ब्यूटी पे फोकस कर रहा है, उस रैश के सुंदरता पे, एस्थेटिक डिजाइन पे, ठीक है, उस पे फोकस कर रहा है. तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये गलत मीनिंग उसकी क्रिएट कर रहे हैं. You're understanding? This does not mean the doctor's comment is completely false. इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर जो बात कह रहा है वो बिल्कुल गलत है. It's not exactly wrong, but it is out of place. But यहाँ पर क्या है, ये कोई suitable बात नहीं है, ठीक है. देखो, aesthetic ideas are being used where medical knowledge should be applied. एस्थेटिक आइडियाज़ पे फोकस किया जा रहा है, ब्यूटी पे फोकस किया जा रहा है, जबकि मेडिकल नॉलेज यूज़ करनी चाहिए. सो इन अदर वर्ड्स, डॉक्टर इज स्टेपिंग आउटसाइड द प्रॉपर फील्ड ऑफ मेडिसिन. सो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर यहाँ पे अपनी फील्ड से बाहर है,
बाहर की बातें कर रहा है, दैट मीन्स, ठीक है। सो डेरिडा पॉइंट्स आउट दैट एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज सेट्स लिमिट्स ऑन व्हाट कैन बी वैलिडली सेड। समझ में आ रही है बात? यानी कि डॉक्टर अगर वहाँ पे आर्ट पे फोकस कर रहा है, उसके डिज़ाइन एस्थेटिक के बारे में बात कर रहा है, तो एक तरह से ये क्या है, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको सिर्फ मेडिकल नॉलेज है तो मेडिकल की बातें करो, बट एक्चुअल में हमने उसकी नॉलेज को क्या कर दिया है, हमने उसकी नॉलेज को बहुत ही लिमिट कर दिया है, यानी उसको सिर्फ अपनी फील्ड की बात करनी चाहिए, राइट। ईच फील्ड हैज इट्स ओन मेथड एंड रूल्स, बिकॉज ऑफ दिस मीनिंग्स मस्ट स्टे विद इन सर्टेन बाउंड्रीज, अदरवाइज दे कैन स्पिन। इसीलिए ये कहते हैं कि जितनी भी नॉलेज है ना, जिस भी सब्जेक्ट की आप नॉलेज लो, वो सारे अपने अपने एरियाज में ही रहने चाहिए। इनके हिसाब से अगर ये सब आपस में मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें याद रखना, पता होना चाहिए तुम लोगों को एट द एंड कि डेरिडा किस बारे में बात कर रहे हैं या क्या उनका थॉट प्रोसेस है। ओके, now let us talk about Derrida's structuralism. According to Derrida, words get their meaning only in relation to other words. देखो डेरिडा ने यहाँ पे क्या कहा है, डेरिडा ने कहा कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, उनका मीनिंग हमें तभी समझ में आता है जब उनका रिलेशन होता है किसी दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। यानी एक सिंगल वर्ड को हम नहीं समझ सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस मीनिंग्स एंड ट्रूथ्स आर नेवर फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और टाइमलेस। इसीलिए कहते हैं कि जो मीनिंग है, ट्रूथ है, वो कभी भी फिक्स नहीं होते, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, ना ही टाइमलेस होते हैं। यानी हर टाइम के मीनिंग्स जो हैं वर्ड्स के, वो अलग अलग होंगे, राइट। दे आर ऑलवेज शेप्ड बाई सोशल एंड हिस्टोरिकल कंडीशन। ये कहते हैं कि ये जितने भी मीनिंग्स है ना, ये सोशल और हिस्टोरिकल कंडीशन पे बेस्ड होंगे। यानी आज की सोशल कंडीशन जो है और पहले की सोशल कंडीशन जो थी, दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। इसी को सपोर्ट भी करते हैं इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो कि हैं योगेंद्र सिंह, ये भी इसी तरह की बात करते हैं, राइट। डेरिडा सेज नो वर्ड और मीनिंग एग्जिस्ट आउटसाइड द लार्जर सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, सिमिलरली नो नॉलेज कैन एग्जिस्ट आउटसाइड हिस्ट्री एंड कल्चर। ये कहते हैं कोई भी वर्ड जो है ना, वो हमारे लैंग्वेज के सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। और जो जितनी भी नॉलेज है वो हमारे हिस्ट्री और कल्चर के बाहर नहीं जा सकती है। यानी जो भी नॉलेज हमारे पास अभी है, वो हमारे जो हिस्ट्री रही है, जो हमारा कल्चर रहा है, उसी के बेसिस पे है। ओके, now normally critics believe that meaning is like hidden presence inside a text and they think they can uncover it, but Derrida's theory of deconstruction challenge this. He shows that every text carries hidden assumption and bias. In short, Derrida teaches that there is no pure or neutral knowledge. All knowledge is shaped by society, culture, language and history. ये कहते हैं कि जैसे नॉर्मल सोशोलॉजिस्ट को तुम लोग पढ़ोगे अगर स्ट्रक्चरलिज्म में, तो वो कहते हैं किसी भी टेक्स्ट के पीछे का जो हिडन मीनिंग है उसको हम लोग अनकवर कर सकते हैं, उसको हम लोग बता सकते हैं कि क्या है। बट डेरिडा इसको चैलेंज करते हैं। डेरिडा कहते हैं कि जो भी हिडन अजम्पशंस हैं, बायस हैं, वो हम लोग नहीं पता कर सकते, क्योंकि सारी जो नॉलेज है वो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, इन सब पे फिक्स्ड होती है। तो कोई प्योर नॉलेज हमें कभी मिल ही नहीं सकती। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इज ग्रामेटोलॉजी। नाउ ही टॉक्स अबाउट ग्रामेटोलॉजी अलॉट, और ग्रामेटोलॉजी इनका एक यू कैन से मेन टॉपिक है दैट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, ये सारा जो वर्क है ना जैकिस डेरिडा का, ये फ्रेंच में है, तो इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में एक बुक को, दैट इज ऑफ ग्रामेटोलॉजी, गायत्री स्पिवाक ने। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आ सकती है, फैक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और तुम लोगों को पता है कि सॉसर से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है। सॉसर ने फोकस किया था अपने बाइनरी अपोजिट्स पे, जैसे अगर डे है तो नाइट होगा, मेल है तो फीमेल भी होगा, ब्लैक है तो वाइट भी होगा। बट डेरिडा ने इसको एक्सेप्ट तो किया था साइंस को, ठीक है, साइंस को एक्सेप्ट किया था इन्होंने, बट इन्होंने जितने भी ये बाइनरीज हैं इनको रिजेक्ट किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है फॉर योर एग्जाम्स। ओके, ना फॉर डेरिडा ग्रामेटोलॉजी इज नॉट अ साइंस इन यूजुअल पॉजिटिविस्ट सेंस। इन्होंने कहा ग्रामेटोलॉजी जो है वो एक ऐसी साइंस नहीं है जैसे हम लोग पॉजिटिव साइंस देखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज। तो ये चीज़ याद रखना, इन्होंने ग्रामेटोलॉजी को एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज बोला था, अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज अ बेसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है, एक तरीका लैंग्वेज को समझने का, राइटिंग को समझने का, ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन डेरिडा एंड सॉसर इज सॉसर फोकस्ड मेनली ऑन स्पीच एंड डेरिडा फोकस मेनली ऑन राइटिंग। ये चीज़ याद रखना कि डेरिडा ने राइटिंग पे फोकस किया था, ठीक है। दो तरह के राइटिंग्स की इन्होंने बात की है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ये बात करते हैं ग्राफिक नोटेशन की, और दूसरा लिविंग और नेचुरल राइटिंग की। ये दोनों वर्ड्स याद रखना। पहला वाला जो है इसका मतलब है सिंपल राइटिंग, और दूसरा वाला जो है वो है डीपर राइटिंग। अब देखो, दिस इज द राइटिंग वी यूजुअली थिंक अबाउट, लेटर्स रिटन ऑन पेपर, विजिबल साइंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से हिज हैंड राइटिंग इज नीट,
वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ राइटिंग. सो यहाँ पर सिंपल राइटिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको सिंपल नोट्स दे रखे हैं, ठीक है, या फिर लेट्स से जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होंगी, नॉर्मल टेक्स्ट बुक जो हम लोग रीड करते हैं, ओरिजिनल थिंकर की लिखी हुई नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स जिनको कोई और लिखता है इजी वे में, राइट. सो वो क्या हो जाएंगे हमारे सिंपल राइटिंग, ठीक है. लिविंग और नेचुरल राइटिंग में क्या होता है, देखो ये है जिसमें डेरिडा ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है. याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डेरिडा कौन से टाइप ऑफ राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग वर्ड्स ऑन पेपर, इट इज़ अबाउट हाउ मीनिंग्स चेंज. फॉर इंस्टेंस, erasing a word and replacing it with another while still keeping the old word visible. This shows that meaning is never fixed. It shifts and leaves traces behind. ये जो है ये ऐसी राइटिंग है जहां पर एक वर्ड को बदलने से पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है, ठीक है. सो लिविंग और नेचुरल राइटिंग यानी ऐसी राइटिंग जो चेंज हो सकती है, जो फिक्स नहीं है, ठीक है. सो इस तरह की राइटिंग पे, डीपर राइटिंग पे ये ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ज़्यादा इस पे फोकस करते थे, ठीक है. जैसे महाभारत हो गई, अब महाभारत एक डीपर लिखी हुई राइटिंग है, सब लोग महाभारत दोबारा नहीं लिख सकते हैं, राइट. सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि ये जो राइटिंग है, डेरिडा ने इसमें 3 चीज़ों पे इंपॉर्टेंस दिया है, साइंस पे, अल्टरनेटिव टू साइंस पे और रिलेशनशिप बिटवीन साइंस पे. तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ओके. Now let us understand Derrida's another topic, that is concept of defiance. Now मैंने इसे defiance इसलिए बोला क्योंकि एक फ्रेंच टर्म है और फ्रेंच में इसको ऐसे ही बोलते हैं, बट इसका एक्चुअली में मतलब है डिफरेंस, ओके. नॉर्मल डिफरेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, ओके. एंड दिस इज अबाउट एक्ट ऑफ डिफरिंग, ओके. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस, देखो दिस आइडिया इज सेंट्रल टू डेरिडाज कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. अभी मैंने आपको डीकंस्ट्रक्शन बताया था, उसी से एसोसिएटेड है ये, ठीक है. विच एक्सप्लोर्स द अनस्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग. इसमें हम लोगों ने क्या देखा था डीकंस्ट्रक्शन में, महाभारत का एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी आपको कि कैसे टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो अलग अलग हो सकता है, एक जैसा फिक्स्ड नहीं होता है, राइट. इट इज़ अ मैथड टू अंडरस्टैंड हाउ साइंस, वर्ड, सिंबल, मेटाफॉर एक्सेट्रा गेट देयर मीनिंग्स. नाउ इस डिफरेंस का क्या मतलब है, डेफिएंस का क्या मतलब है, देखो ये एक तरह का मैथड है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो अलग अलग साइंस होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, और उनको कैसे उनका जो मीनिंग है वो मिलता है, ठीक है. कई तरीके हैं, देखो अ साइन डज नॉट हैव अ फिक्स्ड और नेचुरल मीनिंग. किसी भी साइन का एक फिक्स्ड या एक नेचुरल मीनिंग नहीं होता है. अ साइन गेट्स इट्स मीनिंग बाय बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस. एक साइन जो है उसको मीनिंग उसका तभी मिलता है जब दूसरे साइन से वो अलग हो, ओके. मीनिंग कम्स फ्रॉम अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर. सो मीनिंग कैसे आता है, कंपेयर करने से आता है. एज न्यू साइंस अपीयर एंड ओल्ड साइंस डिसअपीयर, द मीनिंग ऑफ साइंस कीप चेंजिंग ओवर टाइम. साइन का जो भी मीनिंग है वो चेंज होता रहता है, नया आता है, फिर पुराना हो जाता है, फिर फ्यूचर का कुछ होता है, राइट. मीनिंग ऑफ साइन कम्स फ्रॉम मिक्स ऑफ पास्ट ट्रेसेस, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड प्रेजेंट सिस्टम ऑफ साइंस. तो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इसके थ्रू हमें मीनिंग्स जो हैं वो पता चलते रहते हैं साइंस के, ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल थिंग विद दिस एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको किंग दिख रहे हैं, ठीक है. आज की बात अगर हम करें तो व्हेन यू हियर किंग यू थिंक ऑफ अ मेल रूलर, मोनार्की, रॉयल्टी. तो आपके दिमाग में ये साइंस है ना कि एक रूलर होगा, मोनार्की, रॉयल्टी, है ना. जब भी आप किंग सुनोगे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. एंशियंट टाइम्स में पहले क्या होता था, किंग ऑल्सो मेंट समवन चूजन बाई डिवाइन राइट. पहले क्या होता था, डिवाइन राइट या गॉड लाइक फीचर, उसको हम लोग किंग मानते थे. दोज ओल्ड आइडियाज स्टिल स्लाइटली इन्फ्लुएंस हाउ वी थिंक अबाउट टुडे. देखो अब कहने का मतलब क्या है कि अभी के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं, है ना. तो इन्फ्लुएंस करता है ये हमें जो आज के टाइम का किंग है उसको समझने में, राइट. ना नेक्स्ट क्या है, देखो कि किंग गेट्स इट्स मीनिंग बिकॉज इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्वीन. अब किंग को एक मीनिंग इससे भी मिलता है कि वो क्वीन से डिफरेंट है, प्रेसिडेंट से डिफरेंट है, राइट. सो जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको मीनिंग समझ में आएगा, है ना. इन द फ्यूचर इफ मोनार्की डिसअपियर्स द वर्ड किंग माइट मोस्टली मीन अ सिंबल इन स्टोरीज और फैंटेसी, नॉट एन एक्चुअल रूलर. तो यहाँ पर क्या है, अगर फ्यूचर में ये मान लो हट भी जाता है, डिसअपियर हो जाता है, फिर भी ये एज अ सिंबल रहेगा, राइट. सो वी कैन से दैट मीनिंग ऑफ किंग इज नेवर फिक्स्ड. ये जो किंग का मीनिंग है ये चेंज होता रहेगा और पहले से अभी तक देखो कितना चेंज हुआ है, राइट. और हमें इसको समझने के लिए कंपेयर भी करना पड़ता है. तो कहने का मतलब ये है कि मीनिंग्स जो है वो फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट जैकिस डेरिडा इज ट्राइंग टू से.
So this was all about Jacques Derrida's deconstruction, grammatology and this difference. I hope you guys understood some things. I know ये सारे thinkers को समझना बहुत boring हो जाता है, to be very honest. ऐसे thinkers जो linguistic वाले thinkers होते हैं basically, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, but I hope कि आपको कुछ important चीज़ें यहाँ से पता चली होंगी. और ये जितना भी मैंने बोल्ड करी है ना बुक्स, these are really important. अच्छा, जैकिस डेरिडा के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं ना बेसिकली डीकंस्ट्रक्शन से आए हैं और इनकी जो बुक्स हैं इसमें से आए हैं. सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज दीज बुक्स अगेन एंड अगेन. और जो मैंने बोल्ड करी हैं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, बाकी की जो है वहाँ से तो इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट जो मैंने बोल्ड करी हैं वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. तो मेक श्योर दैट यू ऐड दीज टू योर नोट्स. ओके, देखो और भी बुक्स हैं, बहुत सारी हैं. अब ये वाली लास्ट बुक जो है इनकी, सॉरी 2 बुक्स हैं जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं. तो इस तरह के बुक्स आते हैं. ओके, ये सारे बुक्स किसी भी थिंकर के जो बुक्स हैं उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं. सो दोज बुक्स बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू लाइक टुडेज क्लास. प्लेलिस्ट मैंने सारी अपडेट कर दी है, तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दो. अच्छा देखो यहाँ पे मैंने यूनिट 1 बना दिया है, देन मैंने यूनिट 3 की प्लेलिस्ट बना दी है अकॉर्डिंग टू योर नेट सिलेबस, है ना. तो इस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो. एंड इस प्लेलिस्ट में हम लोग PYQs कर रहे हैं नेट के, और यहाँ पर CUET PG के सारे PYQs मैंने रख दिए हैं. सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ ऑल दीज फ्री मटीरियल्स. ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट. काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो इस चैनल पे अब आएगा, सो मेक श्योर दैट यू मेक यूज़ ऑफ इट. एंड ये वाला है टेलीग्राम दैट यू हैव टू ज्वाइन. आपको ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी PDFs हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो यहीं पे मिलेंगे. और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. अगर आज की क्लास में भी कुछ ना समझ में आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, या कोई भी डाउट हो, सोशियोलॉजी रिलेटेड डाउट हो, एकेडमिक डाउट हो, यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर. थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग, एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.